हेलो दोस्तों। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के कायाकल्प असेसमेंट की पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कायाकल्प का जो असेसमेंट होता है कैसे किया जाता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट है, सी है वेस्ट मैनेजमेंट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे दो थीमेटिक एरिया। पहला थीमेटिक एरिया हमने डिस्कस किया था, उसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर अपकीप, और दूसरा सैनिटेशन एंड हाइजीन। आज हम डिस्कस करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में जो रूल चल रहा है वो 2016 विद अमेंडमेंट 2018 का रूल चल रहा है। तो इसमें जो जो चेक पॉइंट होता है 95 जो चेक पॉइंट है वेस्ट मैनेजमेंट में, सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज डन एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एंड अमेंडमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल चल रहा है वो 2016 विद अमेंडमेंट 2018 चल रहा है। इसमें जो जर्नल वेस्ट होता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, उसे मिक्स नहीं करना होता है, अलग अलग रखना होता है। और जहाँ पर भी बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन होता है वहाँ पे एक प्रॉपर आईसी लगी हुई होनी चाहिए, जो लेटेस्ट रूल की हो 2016 विद अमेंडमेंट 2018 रूल की होनी चाहिए। और जहाँ पर भी बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन होना चाहिए वहाँ पर बायोहजार्ड साइन होने चाहिए, बिन्स अवेलेबल होने चाहिए, रेड, येलो, व्हाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर और ब्लू पंक्चर प्रूफ कंटेनर। और जो जो बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर होते हैं उनके लिए एक पास में ही वॉश बेसिन लगी होनी चाहिए, उस सामने डिस्प्ले होने चाहिए, 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग का प्रॉपर पानी आना चाहिए, साबुन रखा हुआ होना चाहिए। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है चेक चेक इफ द स्टाफ इज अवेयर ऑफ सेग्रीगेशन प्रोटोकॉल। स्टाफ को पता होना चाहिए सेग्रीगेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। जो हमारा जैसे सेग्रीगेशन प्रोटोकॉल में जो पस वाला सामान होता है, जो पसीला होता है, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है वो तो येलो में हम डालते हैं। जो हमारा लचीला सामान होता है, जो प्लास्टिक का सामान होता है वो डलता है रेड में। और जो होता है साबुत कांच और टूटा कांच वो जाता है ब्लू पंचर प्रूफ कंटेनर में। और जो सफेद से सुई या करने का तरीका होता है जिससे चुभ के खून निकल जाता है, सुई हो गई, स्कालपेल हो गया, ब्लेड हो गया, ये सब जाता है व्हाइट में पंचर प्रूफ कंटेनर में। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है सेंटर वेस्ट इज कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड इन सेफ मैनर। जो भी आपके हॉस्पिटल में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में वेस्ट जनरेट होता है, जो आपने कॉरिडोर में बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर के लिए जो वो रखे हुए बकेट्स रखी हुई है, जो वहां से सामान उठा के ले जाते हैं। और जो आपको सामान ट्रांसफर करना है, जो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रांसफर करना है अंदर रूम से बाहर में करना है, जहाँ पे आप कलेक्ट करते हो बायोमेडिकल वेस्ट, तो उसे क्लोज ट्रॉली में ले जाना होता है। क्लोज ट्रॉली में ले जाना होता है जिससे कोई बच्चा ना छुए उसे, और कोई भी अपना आपको बिना ग्लव्स के नहीं छूना है उसको भी। और आपके पास एक लिंकेज होना चाहिए कॉमन वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी से। और अगर आपके पास लिंकेज नहीं है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी से, तो आपके पास डीप बरियल पिट अवेलेबल होना चाहिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। इसके लिए बेसिकली आपको करना क्या होता है, जो आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है उसमें आपको एमओयू करना होता है। एमओयू आपको करना होता है सीएससी से। एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके पास एनओसी नहीं है, और जो आपकी सीएससी होती है उन्हें एनओसी लेनी होती है। अगर आप एनओसी ले लेंगे तो और अच्छी बात है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर से आप जो आपके जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उससे एनओसी लेनी होती है। वो एनओसी मस्ट होती है, वो आपको आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है द वेस्ट इज ट्रांसपोर्टेड इन क्लोज बैग। ये मैंने आपको बताया कि जो भी आप ट्रांसपोर्ट करते हो, जो बायोमेडिकल वेस्ट करते हो, क्लोज बैग में होना चाहिए। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है डिसइंफेक्शन ऑफ ब्रोकन एंड डिस्कार्डेड ग्लासवेयर इज डन एज पर रिकमेंडेड प्रोसीजर। इसमें जो भी वेस्ट होता है आपका, जो जो कांच, साबुत कांच होता है, टूटा कांच होता है, या फिर जो नीडल्स वगैरह होती है, उनको पहले ट्रीट करना होता है 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से 20 मिनट के लिए। उसके बाद वेस्ट हैंडलर को देना होता है। 1% का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है 1% बनाने का तरीका होता है, अगर 5% सप्लाई में आ रहा है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आपके हॉस्पिटल में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, तो आपको 800 ml पानी लेना होता है और 200 ml आपको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन लेना होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 102 शार्प वेस्ट इज स्टोर्ड इन पंक्चर प्रूफ कंटेनर। ये मैंने आपको बताया, जो शार्प वेस्ट होता है जैसे नीडल है, सिरिंज है, तो ये सब आपको व्हाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में रखना होता है। पंक्चर प्रूफ कंटेनर में रखने से फायदा क्या होता है, जो अगर सुई खुदा ना खास्ता उसमें चुभ गई, जाके दीवार पे चुभ गई कंटेनर की, तो वो पंक्चर प्रूफ होता है, तो वो बाहर नहीं आएगी, किसी के लगेगी नहीं, खून नहीं चलेगा। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 104 बायोमेडिकल वेस्ट शुड नॉट बी स्टोर मोर देन रिकमेंडेड टाइम। जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो 48 आवर्स से ज़्यादा
आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रहना नहीं चाहिए। जो बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर होता है उन्हें हर दूसरे दिन आना होता है और वेस्ट को ले जाना होता है गाड़ी से। तो ये सिनर्जी बायोमेडिकल वेस्ट होती है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें होता है फैसिलिटी विद burial and sharp pit not required any storage facility with linkage to CDF require an isolate place in separate bin for storage for biomedical waste। स्टोरेज ऑफ बायोमेडिकल में क्या होता है, जो आपका जैसे एक अंदर रूम में आप बायोमेडिकल वेस्ट रखते हो और जो बाहर आप बकेट रखते हो, बाहर आपको बकेट रखनी होती है। जो आपके बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर होते हैं वो आते हैं आपके हॉस्पिटल में और वहां से वेस्ट लेके चले जाते हैं। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है सेंटर हैज एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वो 75 किलोमीटर से कम दूरी पे होनी चाहिए। जहां से भी आप एनओसी लेते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, आप ये देख लीजिए जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, जो गाड़ी से जहां आपके अस्पताल से जो वेस्ट जाता है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में, वो फैसिलिटी 75 किलोमीटर से कम दूरी पे होनी चाहिए आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर से। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 108 फैसिलिटी मैनेज रिसाइकलेबल वेस्ट एज पर अप्रूव्ड प्रोसीजर। ये जो रिसाइकलेबल वेस्ट होता है जैसे आईवी बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक सिरिंज हो गई, और जो जो भी सब चीजें सही है, सब प्लास्टिक वेस्ट होता है, इसको ट्रीट करके आपको रेड बकेट में डालना होता है, क्योंकि ये रिसाइकल हो जाता है, दोबारा यूज कर सकते हैं प्लास्टिक को, लेकिन ये ट्रीट होना चाहिए पहले 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से। इसके बाद आता है हमारा 110 पॉइंट स्टाफ इज अवेयर ऑफ मर्करी स्पिल मैनेजमेंट। वैसे तो आपका सेंटर जो है वो मर्करी फ्री होना चाहिए। अगर मर्करी में कोई भी है आपके पास, कोई भी जैसे वेब इंस्ट्रूमेंट है, थर्मामीटर है, तो आपको मर्करी स्पिल मैनेजमेंट आना चाहिए। मर्करी स्पिल मैनेजमेंट की किट भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। 111 चेक पॉइंट है ये। इसमें बेसिकली किट में क्या होता है, एक बॉक्स होता है, उसमें एक तो पीपी किट होती है, एक उसमें सीमेंट होता है, एक कंटेनर होता है, एक सिरिंज होती है, एक टेप होती है उसके अंदर, एक टॉर्च होती है। तो जब भी कोई मर्करी स्पिल होता है तो सबसे पहले पंखा, एसी, कूलर बंद करना होता है, खिड़की खोलनी होती है, दरवाजा बंद करना होता है, पीपी किट पहनते हैं। पीपी किट पहनने के बाद जहां मरकरी गिरती है, और उसमें गत्ते के टुकड़े भी होते हैं, जो मरकरी स्पिल किट होती है ना, पहले हम कंटेनर लेते हैं जो मरकरी स्पिल मैनेजमेंट किट में होता है। कंटेनर में पानी डालते हैं, आधा आधा पानी होता है, आधी खाली होती है। फिर जो उसमें गत्ते के टुकड़े होते हैं उनसे मरकरी को उठाते हैं, वो उसके अंदर डालते हैं, कंटेनर में डालते हैं। फिर जो बच जाती है उसे सिरिंज से उठाते हैं, सिरिंज से फिर भी जो बच जाती है उसको हम टेप से उठाते हैं, टॉर्च से चेक करते हैं कहीं और तो नहीं गिरी, टेप से उठाते हैं। फिर भी जो मरकरी बच जाती है उसको सीमेंट करना होता है 72 घंटे के लिए। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, और जो एक चीज और बताता हूँ, जो ये मरकरी स्पिल जो आप जो सब इकट्ठा होता है, जो मरकरी आता है, उसको सबको जिप वाले बैग में डाल के, पीपी किट भी और सारा सामान भी जिप वाले बैग में डाल के जो बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर होता है उनको देना होता है। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 113 डिस्पोजेबल ऑफ जर्नल वेस्ट। जो जर्नल वेस्ट है उसका आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बाहर 2 बिन अवेलेबल होना चाहिए, नीला और हरा। जो गीला कचरा वो हरे में जाएगा, हरा भरा से याद रखिए आप, और जो सूखा कचरा है वो नीले में जाएगा। इसके बाद 114 चेक पॉइंट आता है इनोवेशन इन मैनेजिंग जर्नल वेस्ट। जो जर्नल वेस्ट मैनेज करते हैं उसकी प्रॉपर आईसी होनी चाहिए, और उसकी प्रॉपर आईसी लगी होनी चाहिए जर्नल वेस्ट की, जहाँ पे जर्नल वेस्ट का आप डालते हो। और आपके पास एक वर्मी कंपोस्ट पिट भी होने चाहिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, और वर्मी कंपोस्ट पिट भी होने चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 116 फैसिलिटी है प्रोविजन ऑफ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। जहां आपका लैब एरिया होता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे, वहां पे आपको ईटीपी बनाना होता है। ईटीपी की एक फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पर, मेरे चैनल पे अपलोड है, वहां पे आप देख लीजिए ईटीपी कैसे होता है, कैसे मैनेज करते हैं और ईटीपी कैसे बनेगा। ईटीपी बेसिकली होता है हमारा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ये लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए होता है। होता क्या है, जो फैसिलिटी का वेस्ट होता है उसमें इन्फेक्शन होता है, अगर वो एटमोस्फेयर में फैलेगा तो एटमोस्फेयर में, वातावरण में बीमारी फैलेगा, लोग बीमार होंगे। लोग बीमार ना हो उससे बचने के लिए हमें जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको पहले डिसइंफेक्ट करना होता है, फिर उसको बाहर हमें ड्रेन आउट करना होता है वातावरण में, जो बाहर नाली वगैरह में जाता है। तो उसके बाद जो अगला चेक पॉइंट आता है लिक्विड वेस्ट इज मेड सेफ बिफोर मिक्सिंग अदर वेस्ट वाटर। ये मैंने आपको बता ही दिया। जो हमारा ईटीपी होता है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। जो भी लिक्विड वेस्ट निकलता है उसको 1% कोलोइन सॉल्यूशन से आधे घंटे ट्रीट करके फिर हमें ड्रेन आउट करना होता है बाहर नाली में, जिससे वो पानी ठीक हो जाता है और वो नुकसान नहीं देता वातावरण को, इन्फेक्शन नहीं होता उसके अंदर। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी ऑफ बिन एंड प्लास्टिक बैग फॉर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट पॉइंट ऑफ यूज। आपके पास बिन अवेलेबल होने चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट के, जहाँ पे आप उसमें वेस्ट डालते हो, और
नो कम्युनिकेटेड प्लास्टिक बैग होने चाहिए आपके पास, और बायोहजार्ड सिंबल होने चाहिए जहाँ पे वेस्ट डलता है। और उसके बाद अगला चेक पॉइंट है रिलेटिव नीडल, हब कटर एंड पंक्चर प्रूफ बॉक्सेस। आपके पास पंक्चर प्रूफ बॉक्स भी होनी चाहिए, हब कटर भी अवेलेबल होना चाहिए, नीडल और हब कटर भी होने चाहिए जहाँ पे आप वेस्ट का जनरेशन होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 122, सेंटर हैज ए वैलिड ऑथराइजेशन फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ये मैंने आपको बताया कि आपके पास ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उससे आपको सर्टिफिकेट लेना होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 123, सेंटर मेंटेन रिकॉर्ड एज रिक्वायर्ड अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 विद अमेंडमेंट 2018। आपको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, और आपको ईयरली चेकअप कराना होता है अपने स्टाफ का। सभी चीज़ें जैसे टाइफाइड चल रहा है, डेंगू चल रहा है, सीबीसी करानी होती है। आपका जो स्टाफ होता है इनको उनको सबको इम्यूनाइजेशन करना होता है टेटनस से और हेपेटाइटिस बी से। हेपेटाइटिस की जो डोज होती है वो 016 होती है, जैसे एक अब लगी एक महीने बाद, एक 6 महीने बाद। इसके बाद जो अगला थीमेटिक एरिया है वो है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में जो 126 चेक पॉइंट है, एबिलिटी ऑफ सिंक एंड रनिंग वाटर एट पॉइंट ऑफ यूज। जो वॉश बेसिन है उसमें फंक्शनल टैप होनी चाहिए, एल्बो टैप होनी चाहिए, साबुन होने चाहिए, रनिंग वाटर होना चाहिए, और वॉश बेसिन आपकी डीप एनफ होनी चाहिए जिससे छींटे ना आए आपके ऊपर, गहरी होनी चाहिए। और जहाँ पे वॉश बेसिन लगती है वहाँ पे 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग की आईसी होनी चाहिए, और वहाँ पे 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग की आईसी भी होनी चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 129, यूज ऑफ ग्लव्स ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड एग्जामिनेशन। जब भी आप एग्जामिनेशन करते हो किसी भी पेशेंट को, आपको हमेशा ग्लव्स यूज करने हैं। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है यूज ऑफ मास्क, ग्लव्स एंड एप्रिन। आपको अपना बचाव करने के लिए पीपी का यूज करना है। पीपी का यूज करना है। पीपी हमारी होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें शू कवर होता है, एप्रिन होता है, हेड कैप होता है, मास्क होती है, चश्मा होता है और ग्लव्स होते हैं। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है स्टाफ इज एवर यूज ऑफ ग्लव्स व्हेन टू यूज, ओकेजन एंड इट्स टाइप। इसमें आपको कब कौन सा ग्लव यूज करना है उसके बारे में बताया गया है। चेक विद द स्टाफ व्हेन डू दे वेयर ग्लव्स एंड व्हेन ग्लव्स आर नॉट रिक्वायर्ड द स्टाफ शुड आल्सो नो डिफरेंस बिटवीन क्लीन एंड स्टरलाइज्ड ग्लव्स एंड व्हेन टू यूज। ये भी तरीका आपको पता होना चाहिए कि आपको साफ ग्लव्स अब यूज करने हैं, स्टरलाइज सब यूज करने हैं। स्टरलाइज तो जनरली जैसे कोई प्रोसीजर होता है, आईसीडी होती है, या कोई ऑपरेशन थिएटर में आपकी ड्यूटी लगी है वहाँ पे स्टरलाइज होता है। बाकी नॉर्मल काम के लिए आप क्लीन ग्लव्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है नो रीयूज ऑफ डिस्पोजेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो भी आपकी पीपी है उन्हें दोबारा आपको यूज नहीं करना। अगर आपको यूज करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर स्टराइजेशन के बाद उनको यूज करना होता है, ऑटोक्लेव के बाद यूज करना होता है उनको, जो आपके जो पीपी होते हैं जो दोबारा यूज हो सकते हैं। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है स्टाफ नो हाउ टू मेक क्लोरीन सोल्यूशन। आपको पता होना चाहिए क्लोरीन सोल्यूशन कैसे बनता है, ये मैंने आपको पहले बताया भी। जो 1% क्लोरीन सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा 1 लीटर पानी में 6 चम्मच या 30 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेना होता है। ऐसे हमारा क्लोरीन सोल्यूशन बनता है। जो 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन बनता है वो 1 लीटर पानी में 3 छोटे चम्मच और 15 ग्राम ब्लीचिंग का पाउडर लेना होता है, उससे हमारा 0.5% क्लोरीन का सोल्यूशन बनता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है डिकंटामिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड सरफेस लाइक एग्जामिनेशन टेबल, ड्रेसिंग टेबल। जो भी आपके एग्जामिनेशन टेबल और ड्रेसिंग टेबल होती है उनका डिकंटामिनेशन, इसमें जैसे जब आपको डिसइंफेक्शन करना होता है इंस्ट्रूमेंट का, पहले उनको 10 मिनट के लिए 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन में भिगोना होता है, रखना होता है। तो उसके बाद सादे पानी से साफ करना होता है, उसके बाद साबुन के पानी से साफ करना होता है, तो उसके बाद स्टराइजेशन करना होता है ऑटोक्लेव में। और स्टाफ को पता भी होना चाहिए क्लोरीन सोल्यूशन से सरफेस को कैसे साफ करना है, यूनिडायरेक्शनल वे में साफ करना होता है। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है और कार्बोलिक एसिड से भी डिसइंफेक्ट करना होता है। तो उसके बाद जो अगला चेक पॉइंट आता है अधेरेंस टू प्रोटोकॉल फॉर इन आइटम्स दैट कम इन कॉन्टेक्ट विद इंटेक्ट स्किन। जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है जैसे आपके थर्मामीटर है, स्टेथोस्कोप है, उनको प्रॉपर साफ करना होता है। या तो आप उससे जो आपके पास अल्कोहल की सप्लाई आती है उससे साफ कर लीजिए या सोप से साफ कर लीजिए, ठीक है, लेकिन वो खराब नहीं चाहिए, अच्छे से साफ करना आपको। तो उनके ऊपर कोई गंदगी भी नहीं लगी होनी चाहिए, थर्मामीटर के ऊपर और डिप इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है अडेरेंस टू प्रोटोकॉल फॉर हाई लेवल डिसइंफेक्शन। हाई लेवल डिसइंफेक्शन में आपको करना क्या होता है, पहले आप डिसइंफेक्ट करेंगे 0.5% क्लोरीन के सोल्यूशन में 10 मिनट के लिए, उसके बाद पानी से साफ करिए, उसके बाद साबुन के पानी से साफ करिए, फिर दोबारा पानी से साफ करके आपको बॉइलिंग करनी होती है 20 मिनट के लिए। लीड को ऑन करना है। और या फिर दूसरा तरीका होता है हाई लेवल डिसइंफेक्शन का, जो 2% ग्लूटालाइड होता है, उसमें आपको रखना होता है 30 मिनट के लिए इंस्ट्रूमेंट को, वरना जो क्लोरीन सोल्यूशन है उसमें 20 मिनट के लिए रखना होता है।
जो स्टूडेंट होते हैं। इसके बाद जो अगला चेक पॉइंट आता है, स्टाफ इज अवेयर ऑफ हाउ टू मैनेज स्किल। स्टाफ को स्किल मैनेज करना आना चाहिए। स्किल दो तरह की होती है, एक स्मॉल होती है, एक लार्ज स्किल होती है। जो लार्ज स्किल होती है उसमें 10% क्लोरीन का सॉल्यूशन डालना होता है, फिर टिश्यू पेपर डालना होता है, फिर छोड़ना होता है हमें 20 मिनट के लिए, 20 से 30 मिनट के लिए, फिर कॉटन पैड से इनवर्ट उठा के और उसको पीली वाली पॉलिथीन में डालना होता है। जो स्मॉल स्केल होती है उसमें टिश्यू पेपर डालने की जरूरत नहीं होती है। स्मॉल स्केल में 1% क्लोरीन का सोल्यूशन डालना होता है, फिर 20 से 30 मिनट छोड़ना होता है, फिर कॉटन पैड से उसको इन्वर्ट करके उठा के फिर उसे पीली वाली पॉलिथीन में डालना होता है। और कोई भी आप स्पिल मैनेज करने से पहले पीपी जरूर पहननी है आपको, और आपके पास स्पिल मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल होता है उसकी आईसी प्रॉपर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लगी होनी चाहिए। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, इन्फेक्शन पेशेंट आर सेपरेट फ्रॉम अदर पेशेंट। जो इन्फेक्शियस पेशेंट होते हैं उनके लिए आप एक अलग से रूम डिमार्केट कर लीजिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। वहां पे प्रॉपर साफ सफाई रहनी चाहिए, स्लीपर बाहर उतरने चाहिए जिससे अंदर इन्फेक्शन ना फैले। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, स्टाफ इज अवेयर अबाउट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन 5 होते हैं। सबसे पहले हैंड हाइजीन होता है, दूसरा पीपीई होता है, तीसरा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, चौथा एनवायरमेंटल कंट्रोल होता है और पांचवा डिसइंफेक्शन होता है। तो ये 5 हमारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होते हैं। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, मॉनिटरिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस को मॉनिटर करने के लिए, चेक करने के लिए जो हेल्थ प्रोवाइडर होते हैं, अब वो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी होती है, जो महीने में एक बार एक मीटिंग करते हैं, और हर हफ्ते आपको ड्राई डे फ्राइडे भी बनाना होता है जिसमें साफ सफाई देखनी होती है आयुष्मान आरोग्य मंदिर की में भी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बाहर भी। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, इम्यूनाइजेशन एंड मेडिकल चेकअप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी आपके स्टाफ है, ये मैंने आपको बताया था, टेटनस लगना चाहिए साल में एक बार, हेपेटाइटिस बी के सबको इम्यूनाइजेशन करना होता है जिसकी डोज होती है 016, मतलब जो देना होता है शेड्यूल जो होता है, जैसे एक अब लगा एक महीने बाद और एक 6 महीने बाद लगता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, सर्विलांस एक्टिविटी एट द सेंटर। इसमें सर्विलांस एक्टिविटी होती है, इसमें जैसे आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ के आसपास जो गांव की पॉपुलेशन है उसमें कोई डायरिया तो नहीं फैल रहा है, कोई डायसेंट्री तो नहीं फैल रही है, किसी को बुखार तो नहीं आ रहा है ठंड के साथ, कपकपी के साथ, फीवर विद रैश तो नहीं हो रहा है, कोई जॉन्डिस तो नहीं फैल रही है। तो उसको आपको अर्ली रिपोर्टिंग करना होता है, और जो यूडीएससी पोर्टल है, आईडीएससी पोर्टल है, उस पे चढ़ाना होता है उसको, और आपको अपने जो सीनियर डॉक्टर है जो आपके सीएससी पे है, जो डिस्ट्रिक्ट पे है, उनको इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट है, फैसिलिटी रिपोर्ट ऑल नोटिफाइड डिसीज एंड इवेंट्स। कोई भी नोटिफाइबल डिसीज जो होती है उसको आपको रिपोर्ट करना होता है, जैसे डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, जो भी बीमारी फैल रही है उसको आपको नोटिफाई करना होता है। जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट पे जो ऑफिसर होते हैं उनको नोटिफाई करना होता है, अपनी सीएससी पे नोटिफाई करना होता है। और जो एएफआई है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन है, उसका भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, उसको भी आपको नोटिफाई करना है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन में जो आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है, जहाँ पे जो हमारे बैठे हैं, स्टाफ बैठते हैं, वहाँ पे प्रॉपर पंखे होने चाहिए, एयर कंडीशन होनी चाहिए, वहाँ पे एग्जॉस्ट होने चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन में इन्फेक्शन ना फैले। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है हमारा लास्ट चेक पॉइंट आज की वीडियो का, प्रिवेंटिंग मीजर फॉर एयरबोर्न इन्फेक्शन हैज बीन टेकन। तो जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो दूर होना चाहिए, कहीं पे जैसे कोई गार्बेज एरिया है, कोई डंप एरिया है, कोई कैटल शेड है, कहीं पे कोई पानी इकट्ठा हो रहा है उसके आसपास तो नहीं है, जहाँ पॉल्यूशन की कोई इंडस्ट्री, तो पॉल्यूशन तो नहीं फैला किसी इंडस्ट्री से, उसके आसपास आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं होने चाहिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारा साफ सुथरे एरिया में होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करी दो थेमेटिक एरिया, वेस्ट मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सभी को मेरा धन्यवाद।